खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की बात करेंगे। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सीएम योगी का अखिलेश को करारा जवाब। जितना बड़ा गुंडा सपा सरकार में, उसका उतना बड़ा ओहदा, ये सीएम योगी कल कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जाता है तो सपा को बुरा लग रहा है। ये मंच से सीएम योगी कहते हुए नजर आए। दरअसल सुल्तानपुर एनकाउंटर का उन्होंने जिक्र किया और उनकी तरफ से कहा गया कि कोई भी डकैत अगर मुठभेड़ में मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को क्यों बुरा लगता है, ये सवाल सीएम योगी की तरफ से उठाया गया है। सुनवाते हैं आपको। अब आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटी की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी शराब और किसी सुनार के घर में, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते, देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए। और देखिए, इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अंबेडकर नगर का दौरा रहा। इस बीच कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उनके द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी, उत्तर प्रदेश से माफिया गायब हो गए हैं। और देखिए, लगातार इतिहास गवाह रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तो उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग मुख्यमंत्री रहे और उसके साथ साथ में लॉ एंड ऑर्डर में सुधार देखा गया। कई सारी रिपोर्ट से खुलासा भी करती है, कई सारे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और उनकी छवि एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आई है जो कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ में कहीं से कहीं तक कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। इस बीच अंबेडकर नगर में एक बार फिर से इस बात का जिक्र किया गया, उत्तर प्रदेश से माफिया गायब हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने खुद ये कहा और साथ साथ में कई सारी जो परियोजनाएं हैं उसकी सौगात वहां पर दी। चलिए खबरों में पढ़ेंगे आगे बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की है, इसमें 6 नाम शामिल किए गए हैं। तो आपको बताते चलिए, सूची में तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की है और इसमें देखिए वो तमाम नाम भी शामिल हैं। ये 6ठी लिस्ट है बीजेपी की और आपको बताते चले, लिस्ट में बांदीपोरा से नसीर को टिकट दिया गया, नसीर अहमद लोन को टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 6ठी लिस्ट जारी कर दी है और इसमें कुल 10 उम्मीदवारों के नाम शामिल है, जिसमें से 5 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। पार्टी ने कठुआ विधानसभा सीट से डॉक्टर भरत भूषण को चुनावी मैदान में उतारा है। इस लिस्ट की अगर खास बात की अगर आपको जानकारी दें तो पार्टी ने इस नई सूची में वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता को उनकी गांधीनगर सीट से टिकट नहीं दिया और इस सीट पर बीजेपी ने विक्रम रंधावा को टिकट दिया है, जो कि परिसीमन के बाद अब बाहू के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने अपनी 6ठी लिस्ट जारी कर दी है। 10 उम्मीदवारों का नाम इसमें शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात हरियाणा की करेंगे, जहां पर कांग्रेस ने जारी की है एक और लिस्ट। कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। गुरुग्राम में मोहित ग्रोवर कांग्रेस उम्मीदवार बनाए गए हैं। थानेसर से अशोक अरोड़ा को टिकट दिया गया है।
तो देखिए एक और लिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है। ये वो नाम इस वक्त आपको बता रहे हैं, 9 नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। और देखिए बात अगर थानेसर की करें तो यहाँ से अशोक अरोड़ा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। गुरुग्राम में मोहित ग्रोवर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो लगातार नामों को लेकर मंथन किया जा रहा था, वो कौन से चेहरे हैं जो जिताऊ साबित हो, उन पर चर्चा करने के बाद अब लिस्ट भी जारी की गई है। तो देखिए स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं 9 उम्मीदवारों की ये दूसरी लिस्ट है जो जारी की गई है विधानसभा चुनाव को देखते हुए, जिसमें कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं अगर उनकी हम बात करें तो 6 सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए। गुरुग्राम से पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया का टिकट कट गया है और टोहाना से परमवीर को दोबारा से टिकट दिया गया है। तो शाम से बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चुनावी मैदान में होंगे जिनका इस लिस्ट में नाम है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव और उससे पहले कांग्रेस की तरफ से ये दूसरी लिस्ट 9 उम्मीदवारों की जारी की गई है। थानेसर से पूर्व विधानसभा स्पीकर और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा एक बार फिर से मैदान में होंगे। जींद जिले की उचाना कलां से हिसार के पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह को पार्टी ने टिकट दिया है। ब्रिजेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। उचाना में जननायक जनता पार्टी के टिकट पर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। अब इस सीट पर मुकाबला रोचक होने के आसार है। गुरुग्राम से पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया का टिकट इस बार काट दिया गया है और साथ साथ यहां से मोहित ग्रोवर को टिकट दिया गया है। कांग्रेस इसके पहले 32 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। 90 सदस्य विधानसभा के लिए कांग्रेस धीरे धीरे उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने 6 सीटों पर उम्मीदवार भी बदले हैं। रविवार की देर रात ही गन्नौर से पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा को दोबारा से टिकट दिया गया है। फतेहाबाद जिले की टोहाना सीट से पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह पर कांग्रेस ने भरोसा जताया। टोहाना में पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली कांग्रेस में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने उनकी एंट्री रोक दी थी, जिस कारण वो बीजेपी में चले गए हैं। अब टोहाना में बीजेपी के देवेंद्र बबली और कांग्रेस के परमवीर सिंह के बीच में मुकाबला देखने के लिए मिलने वाला है। भिवानी की बात कर लेते हैं। यहां पर तोशाम सीट पर कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बंसीलाल के पोते और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रणबीर महिंद्रा के बेटे अनिरुद्ध को उतारा है। यहां से किरण चौधरी चुनाव लड़ती रही है। किरण बीजेपी में चली गई और बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया है। बीजेपी ने तोशाम से किरण की पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी को चुनावी रण में उतारा है। बंसीलाल परिवार के दोनों सदस्य अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति चौधरी के बीच में यहां पर कड़ा मुकाबला दिखाई देने वाला है। रोहतक की महम सीट से कांग्रेस ने पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी के बेटे बलराम दांगी को टिकट दिया है। नांगल चौधरी सीट से मंजू चौधरी को उतारा है। बादशाहपुर सीट से युवा नेता वर्धन यादव को टिकट दिया गया है। तो इस तरह से ये हम आपको बता रहे हैं ये पूरी की पूरी इस लिस्ट के बारे में। आगे बढ़ेंगे। टिकट मिलने के बाद कैंपेन के लिए मैदान में उतरी हैं विनेश फोगाट। विनेश फोगाट की पहली चुनावी रैली कल रही। जुलाना में खाप पंचायतों ने उनका स्वागत किया। चुनावी रैली को उन्होंने यहाँ पर संबोधित भी किया। अपने ससुराल से उन्होंने दरअसल यहाँ पर शुरुआत की है चुनावी कैंपेन की। जब वो तस्वीर हमने देखी बेहद ही ज्यादा एक्साइटेड वो नजर आई। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग उनका स्वागत करते हुए, खुशी जाहिर करते हुए नजर आए। खाप पंचायतों ने यहाँ पर उनका स्वागत किया, वो तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं। और देखिए नवोदय टाइम में हेडलाइन भी दी गई है। इसमें बताया गया है कि जनता के आशीर्वाद से हर लड़ाई जीतूंगी, विनेश फोगाट ने कहा। दरअसल पहलवान और कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए कल ही कहा कि उन्हें लोगों के आशीर्वाद से हर लड़ाई जीतने की उम्मीदें हैं। फोगाट जो कि 30 साल की हैं, उनको आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जुलाना विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा गया। जैसे कि अभी आकांक्षा आपको बता रही थी, हरियाणा में 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होने वाला है, जबकि मतगणना 8 अक्टूबर को होने वाली है। जुलाना पहुंचने पर फोगाट का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कांग्रेस ने शुक्रवार को ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 32 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसमें उनका भी नाम यानी कि विनेश फोगाट का नाम भी बतौर उम्मीदवार सामने रखा गया था। इस बीच विनेश फोगाट ने यह भी कहा कि बृजभूषण देश नहीं है, मेरा देश मेरे साथ में खड़ा है। तो ऐसी तमाम बातें विनेश फोगाट कहती हुई नजर आई। चुनाव प्रचार का आगाज उनके द्वारा कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। भजन गायक कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल होंगे, इस बात का ऐलान उनके द्वारा कर दिया गया है। मैं कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहा हूं, कन्हैया मित्तल ने कहा। मेरा मन कांग्रेस के साथ में जुड़ रहा है, कन्हैया मित्तल ने कहा। हाल फिलहाल में जब खास करके राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, तो कन्हैया मित्तल के कई सारे ऐसे भजन थे जो कि लोकप्रिय हैं और उन्होंने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी बटोरी और भजनों के लिए वो अपने जाने जाते हैं। और ऐसे में अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि मेरी कांग्रेस में मैं ज्वाइन करने वाला हूं। अब देखना ये होगा कि कब वो कांग्रेस की सदस्यता लेते हैं। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का करनाल दौरा। आप कांग्रेस की संभावित
गठबंधन पर उन्होंने निशाना साधा। कहा हरियाणा में कांग्रेस को दिख रही है हार और इसलिए कर रही आपके साथ गठबंधन। हालांकि देखिए गठबंधन को लेकर अभी तक बात नहीं बन पाई है, लेकिन बयानबाजी का दौर जारी है और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल के दौरे पर रहने वाले हैं। बड़ी जानकारी आपको देख रहे हैं और उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया। हरियाणा में चुनाव को लेकर स्टेटमेंट दिया, साथ ही साथ आप और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस के संभावित गठबंधन पर उन्होंने निशाना साधा। वो मैंने पहले आपके आने से पहले सारी विषय बताया है कि इस गठबंधन के नाते से जैसे विचार उनके मन में आया तो साफ ये पता लग रहा है, आपको भी पता लग रहा है, हमको भी पता लग रहा है कि वो अपनी हार मान चुके हैं। अगर वो हार न मानते तो इस प्रकार के गठबंधनों की बातें क्यों करते। सर वो मैंने पहले आपके आने से पहले सारी विषय बताया है कि तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह को जेपी नड्डा ने हिदायत दी है और ऐसे में फोन करके मीडिया में बोलने से बचने को कहा गया है। लगातार अपने स्टेटमेंट को लेकर सुर्खियों में है बृजभूषण और जैसे ही कांग्रेस की तरफ से विनेश फोगाट को टिकट दिया गया जुलाना से, जैसे उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, बृजभूषण शरण लगातार हमलावर हैं कांग्रेस पार्टी पर, विनेश फोगाट पर। और वो ये कह रहे थे कि देखिए ये साजिश, ये स्क्रिप्ट जो उनके खिलाफ लिखी गई ये तो कांग्रेस ने लिखी थी और विनेश उनके साथ पहले से ही हाथ मिला चुकी थी और वो उन्हीं के जो दिशा निर्देश थे उन पर आगे चल रही थी। अब ऐसे में जेपी नड्डा की तरफ से फोन बृजभूषण शरण सिंह को किया गया और हिदायत दी गई कि ज़्यादा स्टेटमेंट मत दीजिए, मीडिया के सामने ज़्यादा बयान मत दीजिए, क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन होने हैं और हरियाणा में बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं इस तरह के स्टेटमेंट से ठेस पहुंच सकती है। तो जाहिर सी बात है इससे नुकसान बीजेपी को हो सकता है और इसीलिए ये हिदायत कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह को दी गई है। देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया कि पार्टी नेतृत्व को डर है कि इसका जो असर है वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है और पार्टी सूत्रों ने यह भी बताया कि अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को इस संबंध में बृजभूषण से फोन पर बातचीत की और हरियाणा चुनाव संपन्न होने तक इस मुद्दे पर चुप रहने को कहा है और बृजभूषण का बयान मुद्दा बन सकता है और पार्टी ऐसा नहीं चाहती है, क्योंकि देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि बीजेपी एक्शन मूड में है और बीजेपी को ये लगता है कि अगर बृजभूषण शरण सिंह इस तरह से बयानबाजी करते हैं तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में असर पड़ सकता है। और आपको ये बता दें कि देखिए कल ही दरअसल बृजभूषण को ये नसीहत दी है जेपी नड्डा ने और उन्होंने यही कहा कि इस तरह के बयान देने से आपको बचने की जरूरत है। वहीं आपको सुनाते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह ने आखिरकार क्या कुछ कहा था जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। एयरपोर्ट से निकल करके गाड़ी पर बैठा तब तक मेरे पास समाचार आ गया कि इन लोगों ने यौन उत्पीड़न का आरोप मेरे ऊपर लगाया है। मैंने 2 मिनट में अपने आप को देख लिया। अगर आप पूरे जीवन को देखना चाहें, कहते हैं कि जब मृत्यु का समय होता है तो आदमी अपने पूरे जीवन को पढ़ लेता है। मैंने अपने तुरंत जीवन को पढ़ा और तुरंत जो सामने मेरे फोन पर था उससे मैंने कहा कि चिंता मत करिए, मैं आ रहा हूं। कहा आप आ रहे हैं, यहाँ बड़ी मीडिया है। हमने कहा तो क्या हुआ, मीडिया है ना, तो मीडिया के सामने तो आना है। और हम आए और जब मुझे मौका मिला तब मैंने अपने बात को रखा और उसमें प्रमुख बात ये रखा था कि ये सब झूठ है, हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र में हमने प्रमुखता से कांग्रेस का नाम लिया था और दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा का नाम लिया था। कुछ और लोग भी हैं लेकिन प्रमुख किरदार, और आज भी उसी बात पर मैं कायम हूँ, उसी बात पर मैं कायम हूँ। और ना मेरा मनोबल पहले गिरा था, ना मेरा मनोबल आज गिरा है। सुनो भरत भाभी प्रबल बिलक कहो मुन्नाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विध्यात। भगवान राम को जब वनवास हुआ था तो भरत जी को ऐसा लगता था कि मेरे कारण जो है भैया को वनवास हुआ है। अब वशिष्ठ जी उनको समझाते हैं कि सुनो भरत भाभी प्रबल, कुछ भाग्य का खेल होता है, हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विध्यात। तो मैं थोड़ा सा अयोध्या के किनारे हूँ तो थोड़ा मुझे हनुमान जी पर भी विश्वास है, थोड़ा मुझे राम जी पर भी विश्वास है, तो इसलिए मेरा मनोबल कभी नहीं गिरा था, आज भी उसी सच्चाई पर कायम हूँ।
आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबर, भारत के दौरे पर यूएई के क्राउन प्रिंस हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में आज वो मुलाकात करेंगे। भारत और यूएई के रिश्तों को एक नई उड़ान इस मुलाकात के बाद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ में भी क्राउन प्रिंस मुलाकात करते हुए नजर आने वाले हैं। और देखिए, पहली दफा है जब दुबई के यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं, यूएई के क्राउन प्रिंस भारत के दौरे पर है। दिल्ली वो पहुंच चुके हैं। अबू धाबी में क्राउन प्रिंस का स्वागत किया गया। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही निमंत्रण पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहायन अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। और इस बीच वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हवाई अड्डे पर अतिथियों का स्वागत किया, उनका भी स्वागत किया। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के रूप में जायद अल नहायन की यह पहली भारत की यात्रा है। इस यात्रा में उनके साथ में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई सरकार के कई सारे मंत्री और व्यापारिक प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। खास बात यह भी है कि मुंबई में एक बिजनेस फोरम होने वाली है जिसमें ये सभी लोग शिरकत करेंगे और खुद यूएई के क्राउन प्रिंस भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में आज मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय सहयोग के अलग अलग क्षेत्रों पर चर्चा दोनों नेताओं के बीच में होगी। यानी कि आने वाले समय में हमारे जो संबंध हैं यूएई के साथ में वो और भी ज्यादा प्रगाढ़ इस मुलाकात के बाद में जाहिर तौर पर हो जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ में भी क्राउन प्रिंस मुलाकात करेंगे। इसके अलावा महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पर भी क्राउन प्रिंस जाते हुए नजर आने वाले हैं। क्राउन प्रिंस सोमवार को व्यापारिक फोरम में भाग लेंगे, यानी कि आज व्यापारिक फोरम में भाग लेने के लिए वो मुंबई जाएंगे, जिसमें दोनों देशों के उद्योग जगत की शीर्ष हस्तियां भी शामिल होने वाली हैं। अब किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी ये भी आपको बता दें। दरअसल विदेश मंत्रालय ने पहले कहा था कि भारत और यूएई के बीच में ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है। हाल ही के सालों में भारत और यूएई के बीच में व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति सहित कई क्षेत्रों में जो संबंध है वो गहरे हुए हैं। ऐसे में इन्हीं मुद्दों के ऊपर बातचीत होगी और आने वाले समय में ये मुलाकात, ये दौरा कई मायनों में जो इंपैक्ट है वो भारत के लिए पॉजिटिवली डालता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, क्राउन प्रिंस पहली बार भारत के दौरे पर आ रहे हैं और ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव की स्थिति है, इसलिए भी ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। अब बात करते हैं कि कोर्ट में आज कौन कौन से केस जिस पर होगी सुनवाई। पहला केस है कोलकाता आरजीकर अस्पताल में रेप और हत्या का पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वतः संज्ञान लेने के मामले पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट करेगा इस मामले पर सुनवाई। यूपी में 69,000 टीचर भर्ती मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछले महीने यूपी सरकार से 3 महीने के भीतर भर्ती की नई मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दिए थे। चित्रकूट जेल में इस पूरे मामले में कथित आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो तमिलनाडु के राजस्व मंत्री KKSSR रामचंद्रन और वित्त मंत्री थंगम थेनारासु को आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो कांवड़ मार्ग पर भोजनालयों, फलों की दुकानों पर मालिकों और कर्मियों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो वहीं यमुना नदी के किनारे नदी के तल और नदी में बहने वाले नालों पर सभी अतिक्रमण को अवैध निर्माण हटाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। जज पेपर लीक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रोजाना सुनवाई के आदेश दिए थे। इसके अलावा दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता और ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान की ईडी रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद रेवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। इसके अलावा तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल से मुलाकात की अनुमति न देने का आरोप है। आरोप लगाने वाली आप सांसद संजय सिंह की याचिका पर भी कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसके अलावा महाराष्ट्र भूमि अधिग्रहण मुआवजे से जुड़ा हुआ मामला है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ इस केस में सुनवाई करेगी। यूपी में एक दोषी की सजा में छूट देने से जुड़ा मामला है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जस्टिस अभय S ओका की अध्यक्षता वाली पीठ इस केस में सुनवाई करेगी। महाराष्ट्र के पातुर नगर परिषद के साइन बोर्ड से उर्दू भाषा हटाने की मांग को लेकर जनहित याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह की पीठ इस पूरे केस पर सुनवाई करेगी। इसके अलावा संसद की सुरक्षा में सेंधमारी का मामला है। मामले पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। तो वहीं असम में डिटेंशन सेंटर से जुड़ा हुआ मामला है। मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने डिटेंशन सेंटर्स की स्थिति पर नाराजगी जताई थी। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है। ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।